हेलो दोस्तों, कैरियर गुरु के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं दुर्गेश त्रिपाठी आपके सामने हाजिर हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात तथा समानुपात। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियोस कंपटीशन की तैयारी करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच पहुँचे और उनको उनकी तैयारी में थोड़ी बहुत मदद पहुँचा सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात। पहले हम रेशियो समझते हैं क्या होता है। रेशियो को हम हिंदी में अनुपात कहते हैं, और बहुत सिंपल, बहुत साधारण शब्दों में अगर मैं इसकी परिभाषा आपके सामने रखूं, तो इसकी परिभाषा होती है, अनुपात दो संख्याओं के बीच संबंध को बताता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी बड़ी है। फिर से सुनिएगा, अनुपात दो संख्याओं के बीच के संबंध को बताता है और यह भी बताता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी बड़ी है। तो ये तो हुई परिभाषा, डेफिनेशन, और इसको आपको याद भी रखना है। मैं एक बार इसका डेफिनेशन इंग्लिश में लिख भी देता हूँ। द रेशियो इज डिफाइंड एज द comparison of two quantities of the same units that indicates how much of one quantity is present in the other quantity. अब इस डेफिनेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात है सेम यूनिट, यानी समान इकाई। यानी जब भी हम दो संख्याओं को लेंगे या दो क्वांटिटी को लेंगे, तो आपको याद रखना है कि उनकी इकाई, उनका यूनिट सेम यानी समान होना चाहिए। जैसे मैंने अगर लीटर में अनुपात निकाला तो मैं लीटर में ही सारा डाटा लूँगा। अगर मैंने किलोमीटर में अनुपात निकाला तो मैं सारा डाटा किलोमीटर में ही लूँगा। तो सेम यूनिट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये तो हुई परिभाषा, यानी डेफिनेशन। अगर मैं इसको मैथमेटिकल वे में लिखना चाहूँ, तो अगर मेरे पास दो संख्याएं हैं a और b, और मुझे इन्हें अनुपात यानी रेशियो में लिखना है, तो मैं इनके बीच यह वाला सिंबल लगा दूंगा।
और मैं कहूँगा कि ये क्या बन गया अब A/B, यानी A/B बन गया। अगर मेरे पास दो संख्याएं हैं 16 और 20, तो मैं रेशियो में कैसे लिखूंगा बेटा? 16/20 ऐसे लिख दूंगा। अगर आपसे मैं कहूं कि इन्हें आप सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कीजिए, सिंपल रेशियो में बदलिए, जिसको हम साधारण अनुपात कहते हैं, तो आप देखेंगे कि ये दोनों संख्याएं किस एक संख्या से पूरी तरह से डिवाइड हो रही हैं। तो हमने देखा 16 और 20 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो हमारा सिंपल रेशियो साधारण अनुपात बन गया 4:5। अब आप HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक को याद करें। महत्तम समापवर्तक का डेफिनेशन क्या होता है? महत्तम समापवर्तक यानी HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को काट दे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 ने दोनों को यानी 16 और 20 को डिवाइड किया। अब 4 से बड़ी कोई संख्या आपको नहीं मिलेगी जो एक साथ 16 और 20 को डिवाइड करे, यानी मैं 4 को HCF भी बोल सकता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण कंक्लूज़न यानी निष्कर्ष है, और जब हमने LCM HCF पढ़ा था तो इस पर क्वेश्चन भी किए थे और आगे भी करेंगे, तो आप इस बात को याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब मैं प्रोपोर्शन के बारे में आपको बता दूं, और आज हमारा फोकस रेशियो पे ही रहने वाला है। प्रोपोर्शन के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन प्रोपोर्शन क्या होता है एक बार आप समझ लें। प्रोपोर्शन आकार या मात्रा की दृष्टि से, आकार या मात्रा की दृष्टि से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध बताता है। ठीक है, अगर मैं, ये तो हुई परिभाषा, अगर मैं आपको प्रोपोर्शन को मैथमेटिकल वे में लिखूं, तो अगर मेरे पास दो संख्याएं हैं जिनका रेशो A/B है, और मेरे पास एक और भी संख्या है जिसका रेशियो C/D है, और मैं आपसे कहूं कि आप इसे प्रोपोर्शन में लिखिए, तो आप प्रोपोर्शन में कैसे लिखेंगे? A/B और डबल चिन्ह लगाएंगे, ये वाला जो अनुपात में हम लगाते हैं उसका डबल चिन्ह, जिसको कोलन कहते हैं, डबल कोलन, और उसके बाद से C/D। अब मैं इसको जब आपने प्रोपोर्शन में लिख दिया तो A/B = C/D भी लिख सकता हूँ। तो ये प्रोपोर्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब हम साधारण शब्दों में कहें तो प्रोपोर्शन दो रेशियोज को, दो अनुपात को आपस में जोड़ने का भी काम करता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और आज अपना फोकस रेशियो यानी अनुपात पे ही रखते हैं। देखिए, रेशियो की डेफिनेशन को, परिभाषा को अगर हम थोड़ा और ब्रॉड करें, बड़ा करें, तो रेशियो बांटने का भी काम करता है। कैसे बांटने का काम करता है समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये हैं और इन 100 रुपये को मैं अपने दोस्त मोहन और रमेश में बांटना चाहता हूँ। इस 100 रुपये का 2 हिस्सा मैं मोहन को देना चाहता हूँ और 3 हिस्सा रमेश को देना चाहता हूँ। तो मैं इसको, जो बात मैंने आपके सामने रखी, ऐसे लिख सकता हूँ, मोहन और यहाँ रमेश।
अब मोहन को कितना हिस्सा दिया बेटा? 2 और रमेश को 3। अब मैं इसको रेशियो में लिखूं तो मैंने अपने 100 रुपये मोहन और रमेश में 2:3 यानी 2:3 यानी 2:3 में बांटा है। तो आपसे पूछूं मोहन को कितना मिलेगा? तो आप पहले इन नंबर्स का जो रेशियो में है सम करेंगे यानी जोड़ेंगे, यानी 2 + 3 = 5। और ये 5 जो है रियलिटी में किसके बराबर है? 100 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिलेगी? 100/5 और 5 100 को डिवाइड करेगा 20 टाइम्स में, तो 1 की वैल्यू 20 मिल गई। अब अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो मोहन को तो 2 यूनिट मिला है, यानी मोहन को कितना मिलेगा? 2 × 20 यानी 40 रुपीज़, 40 रुपया। और रमेश को कितना मिलेगा बेटा? 2 × 3 यानी 3 × 20 यानी 60 रुपीज़। तो इस तरह से मैंने 40 रुपये मोहन को दिए और रमेश को 60 रुपीज़ दिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रेशियो का आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम क्वेश्चंस के माध्यम से इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये 2 क्वेश्चन हमारे सामने हैं और इन्हीं के माध्यम से हम कंसेप्ट को समझेंगे। A/B 3/5, B/C 5/8। तो आपको निकालना है A/B/C। तो आप पहले A, B, C ऐसे लिख दीजिए। फिर A/B कितना है बेटा? 3/5। B/C कितना है? 5/8। A, B और BC इन दोनों में कनेक्शन कौन बना रहा है? तो हम देख रहे हैं कि A/B और B/C में कॉमन B है, यानी कनेक्शन B बना रहा है। और जब हम B के नीचे देखते हैं तो दोनों पार्ट में B की वैल्यू बराबर है। तो हमें इस क्वेश्चन को करने में कोई परेशानी ही नहीं है। आप सीधे लिख सकते हैं 3/5/8 और ये हमारा आंसर आ गया। यही हमारा बना A/B/C। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप देखें। इस क्वेश्चन में हमें शुरुआत तो वैसे ही करनी थी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। तो आप सबसे पहले A/B/C लिखें। A/B यानी 5/7 और B/C 14/15। कनेक्शन तो B ही बना रहा है, लेकिन B की वैल्यू अलग अलग है दोनों पार्ट में, तो B की वैल्यू हमें बराबर करनी पड़ेगी। और यहाँ हमने देखा B 14 है, यहाँ 7 है, यानी इसमें मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे A/B क्या मिल जाएगा? अब मुझे मिल जाएगा 10/14। यानी यहाँ पे हमें लिखना होगा 10/14। और अब आप इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन की तरह ही कर सकते हैं 10/14/15। यानी कि हमें A/B/C कितना मिला? 10/14/15 और यही हमारा आंसर है। तो अब तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आराम से समझ लिया आपने। लेकिन एक यूनिवर्सल मेथड है जो हर तरह के क्वेश्चन पे लागू होगा और
आप चाहे ए बी सी डी ई एफ जितना लंबा बनाना चाहें, सॉल्व करना चाहें, आप उस मेथड से कर सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन उस मेथड के लिए लिखता हूं। अब हमारे पास 4 संख्याएं आ गई। तो शुरुआत तो हम पिछले क्वेश्चन को जिस तरह से कर रहे थे उसी तरह से करेंगे। ए बी सी और यहाँ डी भी है। ए रेशियो बी 3:4, बी रेशियो सी 4:5 और सी रेशियो डी 5:6। ये तो हुआ पहला स्टेप। अगले स्टेप में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ 4 है, बगल में 2 स्पेस 2 प्लेस खाली है, तो इन 2 जगहों पे हमें 4 ही लिखना पड़ेगा। फिर नीचे वाली लाइन में 4 बगल में 1 स्पेस खाली है, 4 लिख दीजिए। 5 बगल में 1 स्पेस खाली है, 5 लिख दीजिए। 5 बगल में 2 स्पेस खाली है, दोनों पे आपको 5 लिखना है। अब आपको ये 4 कॉलम 4 स्तंभ मिल गए। अब इन 4 स्तंभों में अगर कोई कॉमन नंबर है तो आप डिवाइड कर सकते हैं। हमने देखा 4 डी में भी है, सी में भी है, बी में भी है और ए में भी है, डिवाइड कर दिया। हमने देखा 5 भी डी में है, सी में है, बी में है और ए में है। अब हमें कितना मिला बेटा? 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5 और यहाँ से 6। तो 3:4:5:6 ये हमारा आंसर होगा। यानी A:B:C:D इज इक्वल टू 3:4:5:6। इस क्वेश्चन को लोग बहुत अलग अलग मेथड से बताते हैं और आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं इसके दूसरे मेथड भी देखे होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि जो मेथड यहाँ पे मैंने फॉलो किया वो बेस्ट मेथड है और इस मेथड में गलती होने की संभावना बहुत कम है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें ए बी सी और डी लिख देना है। पहले A:B 8 9, B:C 9 11 और C:D। अब यहाँ देखिए C:D नहीं दिया गया आपको D:C दिया गया है, तो आप पहले इसे C:D बनाएंगे और वो हो जाएगा 4:3। अब आप C:D 4 और 3 लिख सकते हैं। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद आप उसको सॉल्व कीजिए। अगर यहाँ हम ध्यान नहीं देते तो सारे तरीके आते हुए भी ये क्वेश्चन गलत हो सकता था। अब आपको 9 के बगल में 9 ही लिखना है। यहाँ 9 लिखिए, यहाँ 11 लिखिए, यहाँ 4 लिखिए, यहाँ 4 लिखिए। अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तो आप आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। मैंने देखा कि 9 डी में भी है, सी में भी है, बी में भी है और ए में भी है। और कुछ अब नहीं डिवाइड हो रहा है कुछ, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 जा 32, 9 4 जा 36, 11 4 जा 44, 11 3 जा 33। तो हमारा A:B:C:D आ गया 32:36:44:33। ये हमारा आंसर आ गया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नया कॉन्सेप्ट है और इन क्वेश्चंस के माध्यम से इस नए कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, तो हमें A/B निकालना है। आपको 3A इज इक्वल टू 4B दिया गया है। आप अगर लेटर को एक साइड में लाएं तो A/B इज इक्वल टू 4/3 लिख सकते हैं। और यहाँ से जब आपको A/B मिल गया तो आप इसको A/B इज इक्वल टू 4/3 लिख सकते हैं और यही आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस मेथड से आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और एक मेथड जो यूनिवर्सल मेथड है मैं आपके सामने रख रहा हूं, और उस मेथड से हम A हो, B हो, C हो, D हो, E हो, F हो, कितने भी पार्ट्स हों आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। तो उस मेथड को पहले मैं इस पहले क्वेश्चन पे अप्लाई करूंगा और फिर उसी मेथड से मैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। हमें सबसे पहले क्या करना है बेटा कि 3A इज इक्वल टू 4B इसको 1 मान लेना है, क्योंकि आपको पता है कि फ्रैक्शन में हम मैक्सिमम वैल्यू 1 लेते हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि 3A इज इक्वल टू हम 1 ले सकते हैं, तो A इज इक्वल टू 1/3 ले सकते हैं। 4B इज इक्वल टू 1, तो B इज इक्वल टू 1/4। अब हमें नीचे वाले नंबर्स का यानी डिनोमिनेटर का यानी हर का एलसीएम लेना है। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या हुआ? 12 हुआ, 12 हुआ। अगला स्टेप है कि हम 3 से 12 को डिवाइड करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने 3 से 12 को डिवाइड किया तो मुझे मिला 4, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 ही हुआ। 4 से 12 को डिवाइड किया मुझे मिला 3, और 1 से मल्टीप्लाई किया तो B की वैल्यू 3 आ गई। और यहाँ से मैं A/B लिख सकता हूँ 4/3। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब ये वाला मेथड आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन को आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन को इस मेथड से करता हूं। आपको लिखना है 3A इज इक्वल टू 4B इज इक्वल टू 5C इज इक्वल टू 1। अब यहां से अगर आप 3A लिखें तो 1 के बराबर, यानी A 1/3 के बराबर। 4B यानी 1 के बराबर, B 1/4 के बराबर। 5C 1, तो C 1/5 के बराबर। अब हमें अगला स्टेप क्या करना है, इनका आप एलसीएम लेंगे और एलसीएम होगा 60। 3 से जब मैंने 60 को डिवाइड किया तो मुझे मिला 20, और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 20 ही मिला। बी वाले में 4 से 60 को डिवाइड किया मैंने तो 15 मिला, और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 15 ही मिला। 5 से मैंने 60 को डिवाइड किया तो मुझे मिला 12, और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 ही मिला। यानी यहाँ पे मेरा A/B/C आ जाएगा 20/15/12, यानी 20:15:12। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने आसानी से समझ लिया होगा, और ये कॉन्सेप्ट आगे
आपकी काफ़ी मदद करने वाले हैं। इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट, दोस्तों मैंने आपसे शुरू से ही कहा है कि परसेंटेज अरिथमेटिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कभी भी हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो जिन लोगों ने परसेंटेज अभी भी ठीक से नहीं पढ़ा है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छी तरह से परसेंटेज पढ़ लें। और यहाँ जब हम रेशियो के बारे में पढ़ रहे हैं तो देखिए परसेंटेज आ गया। अगर आपको 16 होल 2/3% की वैल्यू डायरेक्ट पता है कि 1/6 होती है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत तेज़ी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं पता है फ़िलहाल तो आप कैसे इसका फ्रैक्शन में वैल्यू निकालेंगे? आप 3 का 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हुआ 48, और 2 ऐड कीजिए, कितना बना 50/3। और इसे हमें अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। 50 से मैंने 100 को डिवाइड किया 2 टाइम्स में और हमें 1/6 मिल गया। तो आप 16 होल 2/3% की जगह 1/6 इंटू ए लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं अब इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखूँ 12 होल 1/2% की तो ये होता है बेटा 1/8। तो 1/8 इंटू बी कर सकता हूँ। और 8 होल 1/3% होता है फ्रैक्शन में 1/12 इंटू मैं सी कर सकता हूँ। मैंने इंटू क्यों लिखा यहाँ? क्योंकि ऑफ दिया गया है और ऑफ की जगह इंटू ही लिखा जाता है। मल्टीप्लाई को शो करता है ऑफ। अब मैं पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको सॉल्व कर सकता हूँ। 1 ले लिया मैंने पूरे की वैल्यू, और अब a/6 इज इक्वल टू 1 लूँगा। यहाँ से मुझे a क्या मिलेगा 6। b/8 अगर मैंने 1 लिया तो b क्या मिलेगा मुझे 8। c/12 मैंने अगर 1 लिया तो मुझे c मिलेगा 12। यहाँ पे अगर मैं नीचे देखूँ तो कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता है तो हम 1 कंसीडर करते हैं और 1 का एलसीएम 1, और फिर जब डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर हमें मिल जाएंगे। यानी a/b/c आपको मिलेगा 6:8:12। अगर आप चाहें तो 2 से इन नंबर्स को डिवाइड भी कर सकते हैं। 6 3 टाइम्स में, 8 4 टाइम्स में और 12 6 टाइम में, और यही हमारा आंसर हो गया। तो अब कंसेप्ट रेशियो का आपके दिमाग में बैठ रहा होगा, और अगर आप पेशेंस के साथ इन क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे तो फ्यूचर में आपको रेशियो में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी हमारा पहला काम है इन परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। तो 40% कितना बन जाएगा 40/100, यानी कि 2/5। तो हम लिख सकते हैं 2/5 इंटू ए। 37 होल 1/2% कितना बनेगा 37 इंटू 2 74 प्लस 175/2 और 100 से डिवाइड करेंगे इसे। 25 से हमने डिवाइड किया 75 को तो 3 और 100 को 4, यानी हमें मिला 3/8, यानी 3/8 इंटू बी। और 20% यानी 20/100
और यहाँ से आपको मिल गया 1/5। तो आप लिखेंगे 1/5 इंटू सी। अब इस क्वेश्चन का भी जो आकार है, स्वरूप है, वो पुराने क्वेश्चंस की तरह हो गया और अब आराम से इसे आप सॉल्व कर लेंगे। पूरे को 1 के बराबर आप मानेंगे। देखिए मैं 1 बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके दिमाग में 1 बैठ जाए, क्यों ऐसा होता है, बैठ जाए, इसलिए मैं 1 बार बार लिख रहा हूँ। वैसे आपको 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप लिखेंगे 2/5 a इज इक्वल टू 1, यानी a इज इक्वल टू 5/2। आप लिखेंगे 3/8 b इज इक्वल टू 1, यानी b इज इक्वल टू 8/3। आप लिखेंगे c/5 इज इक्वल टू 1, यानी c इज इक्वल टू 5। अब आपको एलसीएम लेना है, 2, 3 और यहाँ 1 है, तो इसका एलसीएम होगा बेटा 6। 2 से हमने 6 को डिवाइड किया, 3 मिला, और 5 से मल्टीप्लाई किया, 15 मिल गया। 3 से हमने 6 को डिवाइड किया, 2 मिला, और 8 से मल्टीप्लाई किया, 16 मिल गया। 8 से मल्टीप्लाई किया, 16 मिल गया। 1 से 6 को डिवाइड किया, 6 मिला, और 5 से मल्टीप्लाई किया, 30 मिल गया। तो आपको जो रेशियो मिलेगा वो होगा 15:16:30। यही A/B/C है और यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें दशमलव यानी डेसिमल देखने को मिल रहा है। तो पहले हमें डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना होगा। आप कैसे बदलेंगे? आप लिखेंगे 20/100 इसे, और यहाँ से आपको ये 1/5 मिलेगा, यानी 1/5 इंटू a इज इक्वल टू, आप 0.40 को 40/100 लिखेंगे, और 20 से 2 टाइम में और 5 टाइम में मैं जब डिवाइड करूँगा तो 2/5 मिलेगा, यानी 2/5 इंटू b। और 0.80 को मैं 80/100 लिखूँगा, और 20 से डिवाइड करूँगा तो 4/5 मिलेगा, यानी 4/5 इंटू c, और ये 1 के बराबर। अब पुराने रूप में हमारा क्वेश्चन आ चुका है और आपको इसे सॉल्व करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। दोस्तों, जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था तो कहा था कि कुछ परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, और वो प्रैक्टिस से ही याद होगा। आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें कि बहुत सारे वैल्यूज़ आपको याद हो जाए। मैथ में कुछ भी रटना नहीं है, मैंने बार बार कहा है, प्रैक्टिस करना है। और जब आप उनकी वैल्यू प्रैक्टिस से याद कर लेंगे तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जब आप स्पीड में करेक्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बढ़ेगा आप सिलेक्शन के नज़दीक जाएंगे, और फिर फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरी इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ मैं लिखूँगा A/5 इज इक्वल टू 1, यानी A इज इक्वल टू 5। यहाँ मैं लिखूँगा 2/5 B इज इक्वल टू 1, यानी B इज इक्वल टू 5/2। यहाँ मैं लिखूँगा 4/5 C इज इक्वल टू 1, यानी C इज इक्वल टू 5/4। अब हमें क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो 2, 4, एलसीएम हमारा कितना बना? 4। 1 से जब आपने 4 को डिवाइड किया तो 4 ही मिला, और 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20।
2 से 4 को डिवाइड किया, आपको 2 मिला, 5 से मल्टीप्लाई किया 10 मिल गया, 4 से 4 डिवाइड किया 1 मिला, 5 से मल्टीप्लाई किया 5 मिल गया। तो हमारा A रेशियो B रेशियो C क्या बना बेटा? 20:10:5। और मैं देख रहा हूँ कि 5 से मैं इन तीनों को डिवाइड कर सकता हूँ। 5 से 20 को 4 टाइम में, 10 को 2 टाइम में और 5 को 1 टाइम में, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा, और जब क्लास ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करें। मैंने आपसे बार बार कहा है कि कम से कम 2 घंटा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी ही है। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, तो मैं अब इसको डायरेक्ट ही कर देता हूँ। ए क्या होगा मेरा? 3/4, बी 4/5 और सी 5/6। थ्री बाई फोर, 4/5, 5/6। ठीक है। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो एलसीएम कितना होगा? हमारा एलसीएम होगा 60। 4 से मैंने 60 को डिवाइड किया, 15, 15 और 3 से मल्टीप्लाई किया 45। 5 से मैंने डिवाइड किया 12 और 4 से मल्टीप्लाई किया 48। 6 से डिवाइड किया 60 को 10, 5 से मल्टीप्लाई किया 50। तो हमारा A रेशियो B रेशियो C आ जाएगा 45:48:50। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में नंबर्स को लेटर यानी अल्फ़ाबेट से तो अलग ही कर दिया गया है, तो अब आपको सीधे 5, 10 और 15 का एलसीएम लेना है, और एलसीएम होगा इनका 30। और जब मैं 5 से 30 को डिवाइड करूँगा मुझे 6 मिलेगा, और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 12 मिलेगा। 10 से 30 को डिवाइड करूँगा मैं तो 3 मिलेगा, और 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 9 मिलेगा। 15 से 30 को डिवाइड किया 2 मिला, और 2 का 4 से मल्टीप्लाई किया 8 मिला। तो हमारा आंसर A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 12:9:8 हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। A रेशियो B प्लस C इज इक्वल टू 3:4। B रेशियो A प्लस C इज इक्वल टू 5:9। तो आपको A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू बतानी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको याद रखना है A, B, C दोनों पार्ट में कॉमन है। तो जो नंबर्स हैं इनके सम इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर मैं B रेशियो A प्लस C इज इक्वल टू 5:9 है, तो इसका सम करूं, योग करूं तो मुझे 14 मिल रहा है, 14 मिल रहा है। लेकिन A रेशियो B प्लस C के साथ जो नंबर है उनका सम मुझे 7 दे रहा है, यानी मुझे पहले बराबर करना पड़ेगा इनको। और 7 को अगर 14 के बराबर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया
मल्टीप्लाई जब आपने किया तो 2 3 जा 6 हो गया और 2 4 जा 8 हो गया। अब 6 + 8 हमें 14 मिल गया। तो अब आप कंपेयर आसानी से कर सकते हैं, मतलब A रेशियो B + C, यानी A की जगह यहाँ क्या है 6 है 6 है, तो A = 6 लिख दीजिए। B + C 8 है। वैसे ही दूसरे इक्वेशन में B इधर की क्या है, B की जगह पे 5, यानी B = 5, और A + C क्या है, A + C 9। अब आप चाहे A की वैल्यू यहाँ रख दें या B की वैल्यू इसमें रख दें, आपको C मिल जाएगा। मैं A की वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ, A की वैल्यू 6 + C = 9, और यहाँ से जब मैंने सॉल्व किया तो C = 9 - 6 = 3 हो गया। तो मुझे अब A, B और C तीनों की वैल्यू मिल चुकी है, और मेरा आंसर होगा A रेशियो B रेशियो C = 6 रेशियो 5 रेशियो 3। तो इस क्वेश्चन को भी आपने बहुत आसानी से समझा होगा, और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। रेशियो के दूसरे पार्ट में जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी, और एक बार फिर मैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले क्लास में जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।